नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RGS में। और जैसा कि हम आज़ादी के अमृत काल में चल रहे हैं, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो 2047 निर्धारित किया गया है, उसे हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच में हम सभी के सम्मुख हाजिर हैं गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर, उसके 2 दिन पहले। और आज के हमारे चर्चा का केंद्र बिंदु है ये गणतंत्र दिवस की। हर बार जो हम शुभकामनाएं देते हैं, तो आखिर में ये गणतंत्र है क्या, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको तीन जो है दिवस महत्वपूर्ण दिखते हैं भारतीय इतिहास में। एक तो है हमारा स्वतंत्रता दिवस, जो आप सभी को पता होगा, 15 अगस्त सन 1947 को हम जो है स्वतंत्र हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। दूसरा जो है गणतंत्र दिवस, यानी 26 जनवरी 1950 का दिन। और इन दोनों के बीच का एक समय अवधि है जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949। यानी इस दिन हमारा जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था, अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत किया गया था। और गणतंत्र दिवस के दिन हमारा जो है संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। तो ये तो मोटी मोटा बात हो गया। चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमें 4 शब्द समझने होंगे। तो पहला शब्द है हमारा कॉलोनी, यानी डिपेंडेंसी, यानी उपनिवेश। ऐसा देश जो पूरी तरह से किसी अन्य देश के अधीन हो, यानी उसके संसाधनों पर कब्जा कर लिया हो। मान लीजिए कंट्री ए है और ये कंट्री बी है, ठीक है। तो ए ने बी पर जो है कब्जा कर लिया, यहाँ के संसाधनों का दोहन कर रहा है, सांस्कृतिक रूप से अपना प्रभाव जो है जमा रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, मतलब पूरी तरीके से इसके अधीन है। यहाँ पर जो है रक्षा मामला भी जो है यही ए देख रहा है, यहाँ पर संचार मामला भी जो है ए ही देख रहा है, और विदेशी मामले भी जो है विदेशी मामले ए ही देख रहा है। यानी बी देश में रक्षा, संचार और विदेशी मामले और वहाँ के संसाधनों पर पूर्ण अधिकार, साथ ही साथ सांस्कृतिक रूप से हस्तक्षेप कर रहा है। तो क्या हुआ, वो उपनिवेश कहलाएगा। दूसरा शब्द है प्रोटेक्टरेट, यानी संरक्षित राज्य। ऐसा देश जो, मान लीजिए ये देश ए है और ये देश बी है, तो ए जो है बी के ऊपर कब्जा किए हुए है और वहाँ का रक्षा, संचार और विदेशी संबंध जो है, ये तीनों जो है मैनेज कौन कर रहा है, ये तीनों मैनेज कर रहा है ए देश, ठीक है। बाकी मामलों में ये स्वतंत्र रहेगा, ये इंडिपेंडेंट रहेगा। यानी आंतरिक मामले जो है, किस तरीके से कानून बनाना है, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है, टैक्सेस कितने वसूलने हैं, क्या करना है, बाकी मामलों में ये स्वतंत्र है। तो इसे हम बोलते हैं संरक्षित राज्य। ऐसी ही कुछ कमोबेश स्थिति थी देशी रियासतों के जो आज़ादी से पहले था, और सिक्किम की भी वही स्थिति थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिक्किम जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 1975 में बना, और ये भी जो है
भारत का संरक्षित राज्य था। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग जो है सेना, संचार और विदेशी संबंध देखते थे, बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती थी हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटेक्टरेट यानी संरक्षित राज्य। दो चीज़ें देख लिया हम लोगों ने, कौन सा, कॉलोनी यानी डिपेंडेंसी, संरक्षित राज्य देख लिया। तीसरा होता है डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट में क्या होता है, जैसे कोई भी कंट्री ए हो गया और ये कंट्री बी हो गया। ठीक है, तो ये जो बी है, रक्षा, संचार, विदेशी संबंध, ये तीनों मामले में ये स्वयं निर्णय लेगा। लेकिन कोई भी समझौता होगा या विदेशी संबंध होगा तो उस समय जो है यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट होगा देश ए का, उससे हस्ताक्षर करवाएगा। यानी कि नाम मात्र का हेड ऑफ स्टेट जो है स्टेट वन का रहेगा, तो इसी को हम बोलते हैं डोमिनियन स्टेट। आज़ादी के समय, आज़ादी के पूर्व जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी, तो उस समय भी जो है बहुत से ऐसे संगठन थे जो ब्रिटेन से डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे थे। तो ये डोमिनियन स्टेट जो है आप लोगों ने देख लिया। और एक होता है सोवरेन स्टेट। सोवरेन मतलब संपूर्ण राज्य, संपूर्ण राज्य। ठीक है, तो ये जो राज्य होते हैं ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं और यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट भी होता है वो इसी राज्य का होता है। यानी कोई देश है बी, तो ये रक्षा, संचार, विदेशी संबंध के मामले में स्वयं निर्णय लेगा और हेड ऑफ स्टेट जो रहेगा वो भी जो है यहीं का रहेगा, किसी अन्य से इसे सहमति लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 स्टेट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 1947 से 1950 की यात्रा जो है, 15 अगस्त 1947 से पहले क्या थे हम, डिपेंडेंसी थे यानी उपनिवेश थे ब्रिटेन के। ठीक है, जो भी नीतियां बनाती थी ब्रिटिश सरकार ही बनाती थी, उसे इम्प्लीमेंट भी करती थी। रक्षा, संचार और विदेशी मामले भी ब्रिटेन ही देखती थी। ठीक है, तो हम डिपेंडेंसी थे किस पर, ब्रिटेन पर। तो जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 15 अगस्त 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है कहाँ पर पास हुआ, लंदन में पास हुआ। तो जब ये लंदन में पास हुआ तब जो है इसमें लिखा गया था कि 15 अगस्त 1947 को हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो तभी से जो है ये डेट जो है निर्धारित हुआ कि हम 15 अगस्त को आज़ाद हो जाएंगे और 15 अगस्त को ही हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हर वर्ष। अब देखिए मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस तरीके से हुआ। 26 नवंबर 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा बैठी और अब दिसंबर 1946 में ही उसने अपना कार्य शुरू कर दिया, यानी संविधान सभा ने। ठीक है, नवंबर 1949 आते आते लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे संविधान सभा को संविधान के निर्माण करने में। और जब ये 26 नवंबर जो है 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तो क्या हुआ, उस दिन जो है हमारा संविधान लागू नहीं हुआ। उस दिन मात्र 16 अनुच्छेद लागू हुए। कौन कौन से, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी नागरिकता से संबंधित है। 60,
324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 394, 395 ये सभी अनुच्छेद लागू हुए। तो आप गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये 16 अनुच्छेद जो है लागू हुए। और जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी सन 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। ठीक है, तो हम इस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इन तीनों का मतलब क्या होता है? अंगीकृत यानी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत। अंगीकृत मतलब बनाना, अपनाना, अधिनियमित, जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो ये 3 शब्द मिलते हैं, अधिनियमित। तो अधिनियमित मतलब बनाना, यानी हमने इसे बनाया। और आत्मार्पित का मतलब हो गया खुद को सौंपना। तो 26 नवंबर 1949 के दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ। लेकिन पूर्णतः जब लागू हुआ तो वो कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब इस दिन हुआ क्या कि ये दोनों, जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 1947 जो है ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? तो ये 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था ये। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये दोनों क्या हो गए? रिपील हो गए। ठीक है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 15 अगस्त, इसी में जो है लिखा हुआ था कि 15 अगस्त 1947 को लागू होगा, यानी हमें आज़ादी मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा उस दिन? आज़ादी मिलने के बाद एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब भारत में जो ब्रिटिश रूल था वो समाप्त हो जाएगा। और वायसराय का पद भी समाप्त हो जाएगा। वायसराय कौन होता था? 2 पद होते थे, वायसराय एंड गवर्नर जनरल। तो वायसराय जो होता था वो भारत सचिव होता था, और वो कहाँ बैठता था? ब्रिटेन के संसद में। और जो गवर्नर जनरल होता था वो कहाँ रहता था? वो भारत में प्रशासनिक कार्य का प्रमुख होता था, यानी हेड होता था उस समय। तो वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। फिर क्या हुआ? गवर्नर जनरल जो है कुछ समय तक बने रहे। क्यों बने रहे? क्योंकि वो ट्रांजिशन फेज था। 15 अगस्त 1947 से लेकर के जब हमारा संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 तक, ये क्या था? ट्रांजिशन फेज था। तो ऐसा माना गया था और देखा भी गया था कि जो ट्रांजिशन फेज होता है उसमें अगर एकाएक जो है हम प्रशासनिक तौर पर परिवर्तन करेंगे तो वो सही नहीं रहता है, क्योंकि हमें यहाँ का व्यवस्था भी देखनी है। तो ये कुछ समय तक बने रहे गवर्नर जनरल, परंतु भारतीय कैबिनेट के निर्देश पर गवर्नर जनरल बना रहेगा। डोमिनियन स्टेट जो है, 2 डोमिनियन स्टेट उस दिन अस्तित्व में आए। कौन कौन से? पाकिस्तान और इंडिया। तो पहले हम लोगों ने देखा क्या थे? हम उपनिवेश थे, यानी डिपेंडेंसी थे। अब क्या बन गए? डोमिनियन स्टेट। कब बन गए? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो इसमें ये निर्धारित किया गया था कि यहाँ के जो दोनों देश हैं,
इसके जो है गवर्नर जनरल सेम हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 संविधान बनने तक लागू रहेगा। ये कहाँ लिखा था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में लिखा गया था। तो इस संविधान बनने तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है लागू रहेगा, ये भी बात की गई थी। और जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उसको पूर्ण संप्रभुता थी कि वो जो है किसी भी प्रकार से कानून बना सके, किसी भी नए कानून को जोड़ सके। क्योंकि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 2/3 प्रावधान जो है वर्तमान में भारतीय संविधान में लिए गए हैं। तो और इसके हम अभ्यस्त भी हो चुके थे। तो संविधान सभा को ये पूर्ण स्वतंत्रता थी, संप्रभुता थी कि वो किसी भी तरीके से जो है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में संशोधन कर सकता है या नए सिरे से कोई कानून बना सकता है, तो उसको पूर्ण स्वायत्तता थी। कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है 26 नवंबर 1949 जो इस दिन हमारा जो है संविधान बनकर तैयार हुआ और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ। इसके कुछ प्रोविज़न जो है तत्काल प्रभाव से लागू हुए। 16 अनुच्छेद 395 में से 16 अनुच्छेद जो है वो लागू हुए। और जो है 394 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी अनुच्छेद में लिखा है कि हम जो है संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये जो डेट है वो कहाँ मेंशन्ड है? इसमें, इस आर्टिकल में मेंशन्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को हुआ क्या था, इसकी महत्ता को जान ले पहले। तो जब लाहौर अधिवेशन चल रहा था 31 दिसंबर 1929 को, तो इस समय सुभाष चंद्र बोस जी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। ये दोनों समाजवादी सोच के व्यक्ति और दोनों ही साथ मिलकर काम करते थे। तो ये लोग जब काम कर रहे थे तो इन लोगों का मानना था कि हमें स्वराज चाहिए। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो डोमिनियन स्टेट के लिए जोर दे रहे थे कि डोमिनियन स्टेट ही मिल जाए तो हम अपना काम चला लेंगे। लेकिन ये लोग चाहते थे कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिले। 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, ठीक है। इसीलिए की गई क्योंकि जब हम पूर्ण स्वतंत्र रहेंगे तभी हम अपने हिसाब से कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी निर्णय ले सकते हैं। और इसी दिन को ये डिसाइड हुआ था कि हम आने वाले 26 जनवरी 1930 तक हम अपनी आज़ादी ले लेंगे, ठीक है। और इसी की याद को ताज़ा रखने के लिए और इसकी महत्वता को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। और ये जो है हम इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। अच्छा, ये जो है ये ठीक वैसा ही है जैसा यूएसए में 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चूँकि आप लोगों को पता होगा कि यूएसए में भी जो है जो स्वतंत्रता मिली थी वो भी एक उपनिवेश था ब्रिटेन का। तो सितंबर 1783 में स्वतंत्रता मिली थी। लेकिन ये अमेरिकी जो है 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो इसके पीछे जो है क्या कारण था कि 4 जुलाई 1776 को जो है 13 राज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। यूएसए के 13 राज्यों ने।
और ये जो है चलता रहा। फिर जो है फ्रांस की उपस्थिति में जो है वहाँ पर पेरिस की संधि हुई। तो पेरिस की जो संधि हुई फ्रांस की उपस्थिति में, वो सितंबर 1783 में हुआ। ठीक है, और यहाँ पर जो है यूएसए स्वतंत्र हुआ। लेकिन चूँकि अमेरिकियों ने 4 जुलाई 1776 को ये स्वतंत्र होने की घोषणा की थी, तो इसी की याद में 4 जुलाई को ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। उसी तरह हमारा भी भारत, प्यारा भारत देश है, इसने चूँकि घोषणा कर रखा था कि 26 जनवरी 1930 तक हम अपनी आज़ादी ले लेंगे, और इसी की याद को बनाए रखने के लिए जब हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तो हम क्या किए कि 26 जनवरी 1950 को हम संविधान को लागू किए। ठीक है, ये रहा उसका पूरा इतिहास, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ। जो हेड ऑफ स्टेट था वो कौन बन गया? भारती बन गए, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बन गए। ठीक है, और सोवेरेनिटी प्राप्त हुई, यानी संप्रभुता प्राप्त हुई। आर्टिकल 395 संविधान के लागू होने के साथ साथ जब ये 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ, तो इसमें ये प्रावधान किया गया था कि जब ये संविधान लागू होगा तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दोनों ही जो है रिपील हो जाएंगे। तो जब आर्टिकल 395 लागू हुआ तो ये दोनों एक्ट भी रिपील हो गए, यानी समाप्त हो गए। आर्टिकल 395 के प्रभावी होते ही हेड ऑफ स्टेट भारत के राष्ट्रपति हो गए। ठीक है, और संप्रभुता जो है भारत की जनता में हो गई। जो हम लोग पढ़ते हैं ना प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये संप्रभुता जो है भारत की जनता में हो गई। तो इतना काम हुआ उस दिन। और हेड ऑफ स्टेट की जो कहानी है वो भी देख लेते हैं, कैसे कैसे जो है हेड ऑफ स्टेट हमारे चेंज हुए। तो जो है 1947 से 1950 तक, 14 अगस्त 1949 तक लॉर्ड माउंटबेटन जो है क्या बने रहे? गवर्नर जनरल बने रहे। 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिल गई, फिर भी 21 जून 1948 तक जो है लॉर्ड माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल बने रहे, क्योंकि प्रशासनिक कार्य देखना था और उनकी ही देखरेख में संविधान सभा काम कर रही थी, तो ये बने रहे। 21 जून 1948 को जो है चक्रवर्ती गोपालाचारी गवर्नर जनरल बनाए गए, और ये 25 जनवरी 1950 तक बने रहे। चक्रवर्ती गोपालाचारी को ब्रिटिश संसद की सलाह पर किंग जॉर्ज ने नियुक्त किया था। तो जो जॉर्ज होते थे वहाँ पर ब्रिटेन में, वही जो है गवर्नर जनरल की नियुक्ति करते थे, तो उन्होंने ही चक्रवर्ती गोपालाचारी को नियुक्त किया था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति, अंतरिम गवर्नमेंट के राष्ट्रपति जो है चुन लिए गए। ठीक है, अब रिपब्लिक की ओर बढ़ते हैं, जो हम लोग आज का टॉपिक है। उस मेन मुद्दे को समझने के लिए यहाँ तक हम लोग बेसिक को देखें। अब रिपब्लिक को देखते हैं। रिपब्लिक का मतलब क्या है? ये शब्द जो है रेस रिपब्लिका यानी लैटिन शब्द से लिया गया है, और इसमें क्या होता है कि सार्वजनिक पद जो है सबके लिए खुले होते हैं, और निजी संपत्ति जो है नहीं होते हैं सार्वजनिक पद। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिपब्लिक क्या होता है? यहाँ का जो हेड होता है वो इलेक्टेड होता है। जिस भी कंट्री का हेड इलेक्टेड होगा, ठीक है,
वो रिपब्लिक हो सकता है। इसमें 3-4 कैटेगरी है, क्राइटेरिया है। तो क्या क्या है वो ही हम लोग देखते हैं कि जो है हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्रपति, भारत का हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? राष्ट्रपति। सारे कार्य उन्हीं के नाम पर माने जाते हैं। तो वो कौन होता है? इलेक्टेड होता है। नो प्रिविलेज क्लास, यानी यहाँ पर जो है, जो रिपब्लिक होता है, कंट्री होता है, वहाँ पर कोई विशेषाधिकार नहीं होता है। जबकि ब्रिटेन में अभी भी बहुत सारे ऐसे जो है लॉर्ड्स हैं, जैसे कि जो है लॉर्ड सभा जो होती है, तो लॉर्ड सभा में जो है विशेषाधिकार प्राप्त है, जन्म से राजा बनते हैं, तो वहाँ पर अभी भी विशेषाधिकार है। तो ये 2 पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होना चाहिए, कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक ऑफिसेस जो है वो सबके लिए ओपन होने चाहिए, यानी देश के सर्वोच्च पद पर, यानी राष्ट्रपति के पद पर आप भी जा सकते हैं और एक गरीब भी जा सकता है, एक अमीर भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, ये सबके लिए ओपन है। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है पॉपुलर सोवरेंटी। सोवरेंटी शुड बी इन द हैंड ऑफ पब्लिक, यानी जनता के हाथों में पूर्णतः जो है संप्रभुता होनी चाहिए। तभी तो हम हर 5 साल पे जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और सरकार चुनते हैं। तो ये क्या हुआ? ये हमारी संप्रभुता है। हम बाध्य नहीं हैं कि हम किसे वोट देंगे और किसे नहीं देंगे, ठीक है। पूर्णतः स्वतंत्र है और हम अपनी इच्छानुसार जो है सरकार चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये मोटी मोटा बात हो गया कि 4 पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होना चाहिए, कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑफिस सबके लिए यानी सार्वजनिक पद सबके लिए जो है खुले होने चाहिए, पॉपुलर सोवरेंटी जो है लोकप्रिय संप्रभुता जो है वो जनता के हाथों में होना चाहिए। चलिए अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है एब्सोल्यूट मोनार्की, मिक्स्ड मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और रिपब्लिकन मोनार्की। इन चारों के बारे में देख लेते हैं। 1 मिनट। तो मोनार्की का मतलब क्या होता है? मोनार्की का मतलब जो होता है राजशाही से है। मिक्स्ड मोनार्की का मतलब जहाँ पर राजा भी कुछ निर्णय लेता हो, उसके पास भी कुछ शक्तियाँ हों और कुछ शक्तियाँ जनता के पास भी हो। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब संविधान के तहत, नियमों के तहत जो है राजशाही हो, ठीक है। और रिपब्लिकन डेमोक्रेसी जो है पूर्णतः स्वतंत्रता हो, ठीक है, राजशाही ना हो, सर्वोच्च पद वंशानुगत न हो। तो इन चारों के बारे में देखते हैं। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब जहाँ राजा के पास संपूर्ण शक्ति होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मोनार्की। जैसे कि बाहुबली में आप लोगों ने देखा होगा, बोलती है मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो क्या हुआ? वो एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ, ठीक है। तो अभी भी बहुत सारे देश हैं जैसे कि सऊदी अरब, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, वेटिकन सिटी हो गया, ये जो है अभी भी एब्सोल्यूट मोनार्की के कैटेगरी में आते हैं। हालांकि जो है नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन होते हैं, बस वो नाम मात्र का है। मिक्स्ड मोनार्की जो है राजा के पास भी कुछ शक्तियां हों, कुछ शक्तियां संसद के पास भी हों, तो राजशाही भी हो और लोकतंत्र भी हो, तो वो क्या होगा? मिक्स्ड मोनार्की होगा। जैसे कि यूके हो गया, जॉर्डन हो गया, ठीक है। यूके नहीं, यूके तो यह नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। तो जॉर्डन हो गया, ओमान हो गया, ओमान, ठीक है, ये कंट्री जो है मिक्स्ड मोनार्की में आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब क्या हो गया?
वहाँ पर जैसे पहले एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ था रहे, फिर उसके बाद जो है मिक्स्ड मोनार्की हो, फिर जनता विरोध करे तो क्या हो जाए कि एक नियम बना दिया जाए कि हाँ भाई चलो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगा, यानी संविधान के तहत ही काम करेंगे, पहले मेरा वचन ही मेरा शासन था, ऐसा वाला स्थिति न रहे, कुछ नियम कानून हो। तो यूके में जो है 1688 में गौरवमयी क्रांति हुई थी। तो इस समय क्या हुआ कि यहाँ पर सबसे पहले एब्सोल्यूट मोनार्की था, जनता ने विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब विरोध किया तो क्या हुआ, राजा जो है भाग गए। अब राजा भाग गए तो जनता ने राजा के घर के 2 सदस्यों यानी बेटी और दामाद को ही जो है उत्तराधिकारी बनाया। तो इसमें जो है तब से लेकर के अब तक जो है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इसमें जो है बहुत सारे देश आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, ग्रीस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, कनाडा हो गया, और अपना पड़ोसी देश भूटान भी है, ठीक है, थाईलैंड भी है, मलेशिया भी है, जापान भी है। यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। भूटान में अभी भी जाएंगे तो राजा है, ठीक है। एक लास्ट है हमारा रिपब्लिकन यानी डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, जैसे यूएसए में है, ब्राज़ील में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, इटली में है, रसिया में भी है, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, नेपाल में भी है, श्रीलंका में भी है। तो यहाँ पर क्या है, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब लास्ट में आपके लिए एक प्रश्न है कि हम किस स्तर तक जो है गणतंत्र हो गए हैं। हम औपचारिक स्तर तक तो गणतंत्र हो गए हैं। यहाँ का हेड ऑफ जो है कंट्री जो है, अरे सॉरी, हेड ऑफ स्टेट जो है, हेड ऑफ स्टेट जो है इलेक्टेड होता है, तो राष्ट्रपति वास्तव में इलेक्टेड होता है। पॉपुलर सोवरेंटी है, जी हाँ है। हम हर 5 साल में जो है चुनाव के माध्यम से हम अपनी सरकार चुनते हैं, ठीक है, और उन्हें प्रशासन करने के लिए अवसर देते हैं। यहाँ पर कोई प्रिविलेज है तो कोई प्रिविलेज नहीं है। हाँ, बस वो राज्यसभा में 12 जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो जो है उन्हें कुछ हद तक माना जा सकता है, लेकिन उन्हें भी इस सेंस में नहीं माना जा सकता है क्योंकि वो लोग जो आते हैं किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से न आकर के सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अपने विशेष योगदान के बदले आते हैं, तो ये इसे हम नहीं मान सकते हैं। और पब्लिक ऑफिसेस यानी सार्वजनिक पद जो है वो सबके लिए खुले हुए हैं। तो औपचारिक स्तर पर तो ये चारों चीज़ें हमारे भारत में लागू है। सब्सटेंसिव लेवल पर यानी तात्विक स्तर पर, सब्सटेंटिव सेंस में या तात्विक स्तर पर क्या अभी भी हम गणतंत्र हो गए हैं? तो ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जैसे कि अभी देखते होंगे राजनीति की बात कर लें तो राजनीति में केंद्र स्तर और राज्य स्तर, केंद्र व राज्य, ठीक है। पुडुचेरी और दिल्ली को भी ले लीजिए, यूटी को, तो वहाँ देखते होंगे कि अभी भी कुछ ऐसे घराने हैं जहाँ पर पहले से जो राजनीति चल रही थी वही राजनीति जो है अभी तक शिफ्ट हो रही है। लगभग 20 से 25 घरानों स्टेट में, यूटी में मिला करके आप देखेंगे। और केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री की भी बात करें तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं जो कि
विशेष घराने के तहत ही जो है प्रधानमंत्री बने। तो आप ये सोचिएगा, इस पर विचार कीजिएगा कि क्या हम राजनीतिक रूप से गणतंत्र हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। फिर आप देखें तो जुडिशरी के रूप में या न्यायिक मामले में कुछ विद्वान, कुछ राजनीतिक ये कहते हुए आप सुन जाएंगे टीवी डिबेट्स में कि जो हमारी जुडिशरी है उसमें भी घराना है, और लगभग 300-400 के लगभग ऐसे घराने हैं जो उन्हीं परिवारों से ही जो है मतलब जुडिशरी जो है ट्रांसफ़र होती है। उनका जो हायरार्की है बना हुआ है। हायर जुडिशरी में देखिए तो 4 से 5% ही महिलाएं दिखती हैं। SC ST OBC का प्रतिनिधित्व देखिए तो लगभग न के बराबर मिलता है। तो आप ये बताइएगा कि क्या हम राजनीतिक रूप से गणतंत्र हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। समाज के स्तर पर देखें, सोसाइटी के स्तर पर, तो सोसाइटी के स्तर पर जब हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम बने हुए हैं जो हम कह सकते हैं कि अभी भी सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे कि कास्ट सिस्टम एक ऐसा मकड़ जाल है कि जहाँ पर आप जो है उस व्यक्ति की योग्यता ना देखते हुए जन्म से उसका प्रोफेशन सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, अगर उस विशेष कास्ट में वो जन्म लिया है तो उसको वो प्रोफेशन मान लिया जाता है कि ये जो है प्रिविलेज उनको दे दिया जाता है। सोसाइटी में महिलाएं देखें तो महिलाएं की स्थिति भी जो है बहुत ही दयनीय रहती है। उन्हें ख़ास तौर से ये समझा जाता है कि ये जो है चूल्हा चौका के लिए ही बनी है। ठीक है, फिर जो है उन्हें बहुत ज़्यादा आर्थिक गतिविधि में निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं। बहरहाल जो है आप ये बताइएगा कि हम औपचारिक स्तर पर तो हम जो है हेड ऑफ स्टेट को चुनते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। पॉपुलर सोवर्निटी भी है, पॉपुलर प्रिविलेज भी है, पब्लिक क्लास भी है। पॉपुलर सोवर्निटी की बात आई तो राजनीति में आप ये देखिएगा और पूछिएगा लोगों से कि क्या राजनीति में वोट बैंक की राजनीति जो होती है वो किस आधार पर होती है। क्या उनके लिए खरीदने का भी प्रावधान किया जाता है या नहीं किया जाता है। यानी वोटिंग से पहले उन्हें मतदाता को पैसे दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं। धर्म के नाम पर उन्हें बरगलाया जाता है या नहीं बरगलाया जाता है। तो ये सब मुद्दे आप जो है जब न्यूज़ देखते रहेंगे तो तमाम तरीके के न्यूज़ उठते रहते हैं। ख़ास तौर से जब आप वोटिंग के समय देखेंगे न्यूज़ और अपने गांव का भी हाल देखेंगे, शहर का भी हाल देखेंगे, तो विशेष तरीके से आप पाएंगे कि राजनीति में किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आज के चर्चा का सार बिंदु क्या है कि हम जो है अभी कई विकासशील देशों से बेहतर तो हो गए हैं, जहाँ पर हमें ये राइट्स तो है कि हम जो है PIL दायर करवा करके या किसी भी तरीके से हम जो है सत्ता में बैठे लोगों से सवाल कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो दिल्ली के कैंप में एक महिला ने उनका कॉलर पकड़ लिया था। तो उस समय जो है उस महिला ने, शरणार्थी कैंप था, तो उस कैंप के महिला ने जब कॉलर पकड़ा तो उसने पूछा कि ये किस काम की आज़ादी हमें मिली है, क्या इसीलिए हमें आज़ादी चाहिए थी कि हम कैंपों में रहें। तो नेहरू जी ने बड़े ही मुस्कुराते हुए उस समय बोला था कि मैडम, जो आप इस समय कॉलर पकड़ ली हैं, यही जो है आज़ादी चाहिए।
ठीक है, तो वो राजशाही में नहीं हो सकता ना। राजशाही में आप किसी से जो है नहीं कह सकते कि हाँ ये काम क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो हम कई विकासशील देशों से बेहतर हैं, पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अब ये क्या करना बाकी है और किस तरीके से हम कई सारे देशों से बेहतर हैं, वो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और 2 दिन बाद आने वाले गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस गणतंत्र को और मजबूत कीजिए ताकि आने वाले समय में हम एक बेहतर देश का निर्माण कर सकें। जो राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना होती है, वो गणतंत्र पूरी तरीके से जब हम हो जाएंगे तो राष्ट्र निर्माण हो जाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर समझ में आया हो या नहीं समझ में आया हो कहीं पर, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी राय क्या है वो भी बताइएगा गणतंत्र के विषय में। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो से जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए